कि आज कोई और रिकॉर्ड नहीं कर। चैनल ठीक कर स्टार्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, तो मशीन लर्निंग में हमने पहले ये देखना है कि लर्निंग होती क्या है। ठीक है, फिर हमें आइडिया होगा कि क्या वाकई मशीन लर्न कर भी रही है या नहीं। क्योंकि लर्निंग की डेफिनेशन पहले हमें क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लर्निंग से मुराद हमारी ये होगी, ये याद रखिएगा डेफिनेशन में भी ऐसा मेंशन है, ठीक है, ये बात कि विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ, फॉर टास्क टी, ठीक है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीजिंग, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मशीन लर्निंग। यानी वक्त के साथ साथ जो जो आपको काम मिलते जाएंगे ना, ठीक है, उन पे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए वक्त के साथ साथ। तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है लर्निंग कहलाती है। इसका मतलब है मशीन लर्निंग के कोई ऐसे एल्गोरिदम होंगे, कोई ऐसे क्या, सारी ऐसे, कि जब आप ना वक्त के साथ साथ जो है वो डाटा को डील करने के बाद जब उसे रन किया करेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट दिया करेगा। आपने क्या करनी होगी, उस आउटपुट को बेटर से बेटर करते जाना है, फिर हम कहेंगे कि मशीन लर्निंग में आएगा। ठीक है, अगर यही फार्मूला हम कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई कर दें, इससे मशीन हमारी कंप्यूटर है, तो हम क्या कह देंगे, मशीन लर्निंग हो जाएगी। यानी कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स ही जो हैं उन्हीं को ही हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी जो है हम इसकी परफॉर्मेंस या रिजल्ट बढ़ाना शुरू कर दें, और एक काम इसमें यही होता है, तो हम क्या कहेंगे कि लर्निंग हो रही है। लेकिन अगर कंप्यूटर पे चीज़ अप्लाई करेंगे तो मशीन लर्निंग हो जाएगी। मशीन हमारी यहाँ क्या है, कंप्यूटर ही मुराद है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। अब यहाँ की दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। तो पहली है मशीन लर्निंग द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वाया एआई के जरिए। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस बड़ी फील्ड है, उसकी सब फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी सब फील्ड या मशीन लर्निंग है एक किस्म की। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, वाया एआई के जरिए। तो मशीन लर्निंग द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट ऑफन यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब इसमें याद रखिएगा, कोई भी चीज़ हमें मेजर करने के लिए स्टैट की ही हमें चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, और भी हैं, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर्स होते हैं, इनकी बेस से हम क्या कहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक, अच्छा, दैट यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू गिव कंप्यूटर्स एबिलिटी टू लर्न विद डाटा। अब ये कंप्यूटर जो लर्न करेगा ना चीज़ें, या मशीन जो है, ये मशीन से ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये डाटा के साथ लर्न करेगा। इसके हम इनपुट में क्या देंगे, डाटा देंगे, डाटा से ही चीज़ें क्या करेगा, ये लर्निंग करेगा अपनी। ठीक है, कैसे लर्निंग करेगा अभी जरा हम देखते हैं। इससे प्रोग्रामिंग की जरूरत कैसे होती है ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ना, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ठीक है, कैसे करते हैं इसके हम जरा डिटेल में ये भी इस चीज को देखेंगे। और दूसरी डेफिनेशन है, विद पैसेज ऑफ टाइम टी, मशीन या कंप्यूटर परफॉर्मेंस भी इंक्रीजिंग फॉर टास्क टी। ठीक है, कि कंप्यूटर के वक्त के साथ साथ अगर परफॉर्मेंस काम के लिए बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे कि ये मशीन लर्निंग है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन होगी। अब आते हैं हम ये, हाँ ठीक है, सो डाटा क्या है, क्योंकि हमने कहा था ना लर्निंग तो डाटा से होगी, मशीन लर्निंग में हमेशा जो मेन चीज़ है वो डाटा सेट ही कहलाती है। तो जितनी भी स्लाइड पे 8-10 जो स्लाइड्स हैं, उनकी सारी बातें जो है मैं यहाँ ही कवर कर देता हूँ इसी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो आपने ज़रा गौर करना। अब डाटा होता क्या है, डाटा इसी तरह ही है जैसे आपको ये 7 पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास TID है, रिफंड है, मार्शल स्टेटस है, टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, टैक्सेबल इनकम है, और चीट है। ठीक है, ये है बैंक के लिहाज से ना, बैंक का डाटा सेट है, कौन कौन से लोग जो हैं वो लोन वापस करते हैं जिसमें हम यस कह रहे हैं, और कौन कौन से वापस नहीं करते तो हमने इसको नाम चीट का दे दिया। ठीक है, अब ये डाटा है, कंप्यूटर ने इस डाटा से लर्निंग करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस डाटा से ही हमने लर्निंग करनी है। अब डाटा से लर्निंग करने से मुराद क्या है, अभी हमें ज़रा आइडिया भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो 10 एग्जाम्पल का एट्रीब्यूट है, वो टेबल जो गिवन है, इसमें याद रखिएगा रोज को
ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, एग्जांपल्स भी कहते हैं, ठीक है, रोज जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। वर्टिकल जो चीज है हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, कॉलम्स भी कहते हैं, ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है। तो जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते जाएंगे, यानी कॉलम जितने ज्यादा होते जाएंगे, प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक होगी बात। तो आपने काम क्या और करना है? किसी चीज की एक्यूरेसी भी इसी तरह हमारे पास, सर एट्रीब्यूट ज्यादा होंगे तो चीज की एक्यूरेसी भी हमारे पास इंक्रीज करेगी ना, नहीं नहीं, इतना उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा हमारे पास। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल में जाते जा रहे हैं ना, यानी कंप्यूटर मुश्किल में जाता जा रहा है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम हर्डल ज्यादा बढ़ रही है। लास्ट इसमें हम गारंटी नहीं कर सके एक्यूरेसी बढ़ेगी। हाँ, नंबर ऑफ रोज के लिए आपकी बात ठीक है, नंबर ऑफ रोज के लिए आपकी बात ठीक है, कि जितनी ज्यादा रोज होंगी उतनी ही ज्यादा बेटर एक्यूरेसी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो एक क्लू तो हमें यहां से मिल गया कि जितनी ज्यादा एग्जांपल्स होती जाएंगी उतना ही ज्यादा हमारा डाटा बेहतर होता जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारा रिजल्ट परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कोई एग्जांपल ऐसी देता हूँ कि बिम्स में मैं कहता हूँ जो एमसीएस थर्ड है, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं इनके कद 5 फुट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाइट इनकी क्या है, 5 फीट के लगभग है। अब ये बिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीएस थ्री के लिहाज से मैं बात करूँ, मेरे पास डाटा लिमिटेड है, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं अपने लिए ये रूल बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अभी बिम्स में ही काम करा रहा हूँ ना, तो मैं अपने लिए रूल बना लेता हूँ कि यार जो एमसीएस थ्री में ज्यादातर लोग आते हैं वो उनकी जो फीट हाइट या 5 फुट के लगभग है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा भी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, मैं ये अपने लिए रूल बना लेता हूँ, यानी मेरे नजदीक रूल है ये कि एमसीएस थ्री में जो आएंगे। लेकिन अब मैं जब फेडरल उर्दू में जब पढ़ाने जाता हूँ तो ये बात गलत हो जाती है, मैं कहता हूँ यहाँ तो डिफरेंट हाइट के बंदे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ कम वाले भी हैं, ज्यादा वाले भी हैं। तो इससे क्या हुआ, जब मेरे पास डाटा कम था तो मुझे कुछ और मीनिंग दे रहा था, लेकिन जब डाटा मैंने इंक्रीज किया, जब मैंने अब जब फेडरल उर्दू में भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो अब मैं कहता हूँ अगर मैं यहाँ इस लिहाज से देखता हूँ तो मेरे पास डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ डाटा मुझे कुछ और मीनिंग दे रहा है, यहाँ जो एमसीएस वाले हैं वो कोई और स्टूडेंट है, उनकी हाइट और किस्म की वेरी कर रही है। तो इसका मतलब डाटा मैंने इंक्रीज किया तो मेरे पास मीनिंग चेंज हो गया, मेरा रूल जो था वो वायलेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही मेरे लिए रूल बनाना आसान होगा और वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इस तरह फॉर एग्जांपल फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर मैं वहां बात करूं, ठीक है, अब मैं कहता हूँ बी एस के भी वहाँ एमसीएस तो नहीं है, बीएस वाले हैं जो स्टूडेंट, मैं कहता हूँ वो जो है लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं बीएस सिक्स वाले हैं ना, 6 7 वाले, उनमें जो है वेरिएशन इस किस्म की नहीं है, उसमें हर किस्म की हाइट वाले बंदे शामिल हैं। अब देखिए जब डाटा को मैं ज्यादा जर्नलाइज करता जा रहा हूँ, ज्यादा डाटा लेता जा रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेटिव ऑथेंटिक बात मिलती जा रही है। लेकिन अगर वही मैं बिम्स के लिहाज से लिखूँ तो बात बिल्कुल गलत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा एग्जांपल्स होंगी कंप्यूटर के लिए उतना ही बेटर होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। तो पहले तो हमें ये बात ये मिलेगी, अगर आपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस आपने बढ़ानी है तो आपको डाटा जो है वो डाटा सेट की लेंथ जो वो एक हद तक ज्यादा होनी चाहिए, ये होगी पहली बात। लेकिन एट्रीब्यूट्स आप कम नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट से हमने यही कहना कॉम्प्लेक्सिटी हर्डल एल्गोरिदम्स के लिए आना शुरू होती है। लेकिन आप अगर डिलीट कर देंगे कॉलम तो आपने रियल टाइम डाटा डिलीट कर दिया, कंप्यूटर से लर्न तो नहीं कर पाएगा जो उसे करना चाहिए था। तो दोनों ही चीजें हम लेके चलते हैं, ठीक है जी बात। तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ रोज वेरी करेंगे और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और नंबर ऑफ रोज इंफॉर्मेशन ज्यादा लेके आगे आएगा। तो ये थी मेन बात इसमें। अब अगर आप इसमें चेक करें हमारे पास जो है कितने डायमेंशन का ये प्रॉब्लम है, हम कहेंगे 4 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम डायमेंशंस कह देते हैं। अब यहाँ 4 हमारे पास हुए हैं, टीआईडी को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, रिफंड है, मार्शल स्टेटस है, टैक्स पेबल इनकम है, शीट है, 4 को हम कंसीडर करके हम क्या कहते हैं, इस डाटा सेट की डायमेंशंस कितनी है, 4 है, और उस डाटा सेट का साइज कितना है, वो है 10 रोज है ना, रोज साइज को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो डायमेंशन है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को बताती है। तो डायमेंशन बढ़ने से प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा, साइज बढ़ने से रिजल्ट बेहतर होगा।
तो आईडीज वगैरह को हम अपने अकाउंट में अपने लिए लिख रहे हैं, ये डाटा सेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अपने अकाउंट के लिए लिख रहे हैं। अब अगर आप चेक करें इसमें जो चार जो हमारे पास जो चार का ये डाटा सेट है, चार एट्रीब्यूट्स का, अब आप इसमें चेक करें चीट का जो हमारा कॉलम है वो रेड के साथ लिखा है। ये रेड के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये आउटपुट का कॉलम है, बाकी तीन जो है इनपुट के कॉलम है। रिफंड हो गया, मार्केट स्टेटस हो गया, टैक्सेबल इनकम, ये हमारे पास इनपुट है। चीट जो हमारे पास क्या है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो डाटा सेट में आउटपुट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से गिवन होती है कि इसमें आउटपुट क्या है, चीट वाला कॉलम आउटपुट है, जबकि इनपुट बाकी क्या है, रिफंड है, मार्शल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम है। ठीक होगी बात। अब आप चेक करें रिफंड की चीज, तो इसमें यस और नो आ रहे हैं। इसका मतलब रिफंड जो एट्रीब्यूट है वो दो किस्म की वैल्यूज होल्ड करता है, जो कि क्या है, यस और नो है। मार्शल स्टेटस तीन किस्म की वैल्यू होल्ड करता है, सिंगल है, मैरिड और डाइवोर्स्ड है। टैक्सेबल इनकम हमारे पास इसकी क्लासेस ज्यादा हैं, 125 भी है, 100 भी है, 70 भी है, 120 भी है, 95 भी है, 60 भी है, 220 भी है, 85 भी है, 75 भी है, 90 भी है, ठीक है। ये तकरीबन 10 किस्म की वैल्यूज होल्ड कर रहा है, जबकि चीट जो है वो दो किस्म की वैल्यूज होल्ड कर रहा है। अब जरा मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूँ, आपने नोट करनी है, ठीक है। वो क्या क्या है, आपने पहले डाटा सेट को देखना है। डाटा सेट में अगर तो आउटपुट कॉलम मौजूद है तो आपकी जो लर्निंग कहलाती है वो सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम उस पर अप्लाई हो सकते हैं, अनसुपरवाइज वाले अप्लाई नहीं हो सकते। तो ये जो डाटा सेट है हमारे पास, इसमें क्या चीज मौजूद है, इसमें हमारे पास आउटपुट कॉलम मौजूद है। इसका मतलब हम सुपरवाइज लर्निंग में जाएंगे, अनसुपरवाइज में नहीं जा सकते। मशीन लर्निंग में दो कैटेगरीज हैं, एक कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स, एक अनसुपरवाइज, ठीक है, एल्गोरिदम्स है, लर्निंग एल्गोरिदम्स है, ठीक है। तो जो सुपरवाइज्ड है उनके लिए आउटपुट का कॉलम होना जरूरी है, और जो अनसुपरवाइज्ड के लिए आउटपुट होना जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहले हमारे पास चीट शीट आ गया। वो क्या है कि आउटपुट अगर मौजूद होगी तो सुपरवाइज लर्निंग अप्लाई होंगे, अगर आउटपुट मौजूद है तो अनसुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग जो है हमने स्टार्ट पहले सुपरवाइज लर्निंग से करनी है, ये ज्यादा यूज होती है। सुपरवाइज लर्निंग के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और एक कहलाती है प्रिडिक्शन और रिग्रेशन प्रॉब्लम। प्रिडिक्शन और रिग्रेशन एक ही हम टर्म्स के लिए यूज कर लेते हैं काम के लिए, और दूसरी क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो सुपरवाइज लर्निंग की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है क्लासिफिकेशन और एक कहलाती है रिग्रेशन और प्रिडिक्शन प्रॉब्लम। अब इसी डाटा सेट को सामने हम रखते हैं, तो रिफंड में अगर आप चीज चेक करें, यस और नो मौजूद है हमारे पास। यस और नो जो है हम इन्हें ट्रीट करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यस को हम वन से रिप्लेस करेंगे कोडिंग के अंदर जब हम लैब करेंगे ना, क्योंकि पाइथन जो है ना यस और नो से डायरेक्ट डील नहीं करेगा। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है वो डील 0 और 1 के साथ करते हैं, न्यूमेरिक डाटा के साथ। तो हम क्या करेंगे, यस नो को 0 और 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 0 1 या यस नो एक ही बात है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफंड वाला जो है वो दो किस्म की वैल्यूज होल्ड कर रहा है, 0 और 1, ठीक है। और जो यस और नो है ना, इनको हम जो स्ट्रिंग की सूरत में होती है इन्हें हम कहते हैं कैटेगरिकल वैल्यूज। मशीन लर्निंग में जो स्ट्रिंग होती है उनसे कहते हैं कैटेगरिकल टाइप्स, या लेबल भी हम कहते हैं। कैटेगरिकल या लेबल हम कहते हैं स्ट्रिंग को मशीन लर्निंग के अंदर। जबकि दूसरी जो डाटा टाइप होती है हम कहते हैं न्यूमेरिक, चाहे वो डेसिमल चाहे नॉन डेसिमल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिफंड यस और नो है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, टू किस्म की वैल्यूज होल्ड करेगा, 1 और 0, ठीक है। यस नो का मतलब 1 और 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिफंड जो है वो न्यूमेरिक डाटा होल्ड का, यस नो को हम न्यूमेरिक डोमेन में ले आते हैं, ठीक है। अब क्या आप मुझे सवाल का जवाब, मार्शल स्टेटस में सिंगल है, मैरिड है और डाइवोर्स्ड है, तीन किस्म की वैल्यूज है, क्या हम इसे न्यूमेरिक डोमेन में ला सकते हैं? आपको सवाल मेरा समझ आया? नो सर। हम लाएंगे, ठीक है, इससे भी लाएंगे, लेकिन इसमें वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 1 और 2 हो जाएंगी।
भी हो सकता है। बिल्कुल यही बात बताना मकसद था। ठीक है, तो जो इस किस्म की वैल्यूज होंगी ना जो काउंटेबल हों, ठीक है, जो स्ट्रिंग की फॉर्म में काउंटेबल हो, आपने ने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना ही करना है, ये आपने याद रखनी है बात, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो 0 और 1, अब सिंगल मैरिड और डाइवोर्स है, सिंगल को आप 0 से रिप्लेस कर दे, मैरिड को 1 से रिप्लेस कर दे, डाइवोर्स को 2 से रिप्लेस कर दे। ओवरऑल डाटा सेट का बिहेवियर तो चेंज नहीं हो रहा ना, बिहेवियर तो वैसे ही रहेगा, जहाँ सिंगल है वो हम 1 कह देंगे, या जिस तरह मर्जी है, सिंगल को आप 2 वैल्यू दे दें, मैरिड को 0 दे दें, और डाइवोर्स को 1 दे दें, ये आपकी मर्जी होती है, वैल्यू जो मर्जी आप दे दें। लेकिन जहां जब फिर मैरिड आया ना, मैरिड की आपने वैल्यू करें, एक का 1 फिक्स किया, बाकी का भी 1 ही आएगी, ये आपने बस ख्याल रखना। अब टैक्सेबल इनकम सर एक और बात, सर हम यहाँ 0 1, सर हम बाइनरी को लेकर चलते हैं ना, 0 1, ठीक है, या फिर बूलियन जिस तरह होता है, तो फिर सर यहाँ पे क्या है, वो 2 को भी क्या वो बाइनरी में कंसीडर करेगा या क्या होगा यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो नंबर को नंबर कंसीडर करता है, बाइनरी नहीं कंसीडर करता। ठीक है, सही। और जो टैक्सेबल इनकम है वो तो ऑलरेडी नंबर में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, के का मतलब होता है 1000, वो आपको आइडिया होगा। 125 के का मतलब 125,000 पे। अब जो चीट शीट है ना, इसमें देखिए आप, जो चीट का कॉलम है, नो और यस है, डेफिनेटली इसको 0 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट बात, अगर चीट में हमारे पास नो यस या अननोन होता, फिर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा बात, यही इंपॉर्टेंट बात है लर्निंग एल्गोरिथम में, हमने ये चीज बतानी होगी कि कितनी किस्म की वैल्यूज हमने इसमें दे रहे हैं। तो इसमें भी अगर चीट में होता ना, फॉर एग्जांपल यस नो और अननोन भी होता फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, अननोन को भी कंसीडर करते हैं, उसे हम कोई भी वैल्यू देते हैं, 0 1 2। अगर ये 4 होती तो 4 में कन्वर्ट कर देते, 0 1 2 3 में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, कन्वर्टेबल ये चीजें होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, अब इस प्रॉब्लम को मैं कह रहा हूं बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कह रहा हूं। पहली बात होगी आउटपुट गिवन है तो हम सुपरवाइज लर्निंग में आगे। अब जो चीट वाला कॉलम है ना, चीट वाला कॉलम, उसी को देखते हुए अब आप सिर्फ देखनी है कि इसमें वैल्यू किस किस्म की है। मैंने बात की थी ना कि मशीन लर्निंग में 2 किस्म के एल्गोरिथम है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड है, लेकिन हमने स्टार्ट सुपरवाइज लर्निंग से ही करना है, क्यों? क्योंकि इसकी लर्निंग ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इसलिए हम जरा अनसुपरवाइज से पहले शुरू कर सुपरवाइज से पहले शुरू कर रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग की पहचान क्या है कि डाटा सेट में आउटपुट का कॉलम मौजूद होना जरूरी है। अब जब आप सुपरवाइज लर्निंग में आगे, इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, क्लासिफिकेशन कहलाती है, दूसरी रिग्रेशन या प्रेडिक्शन कहलाती है। अब आपने अगेन ही ना आउटपुट कॉलम मौजूद है, आप सुपरवाइज में आ गए। अब आपने देखना है कि चीट में वैल्यू किस किस्म की मौजूद है, क्या वैल्यू डेसिमल बेस्ड है या नॉन डेसिमल बेस्ड है। अगर तो वैल्यू डेसिमल बेस्ड है तो ये प्रिडिक्शन का या रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा। अगर वैल्यू नॉन डेसिमल है या कोई स्ट्रिंग है या कैटेगरिकल वैल्यू है तो ये कौन सा प्रॉब्लम होगा, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। ये है मेन सबसे बड़ी बात ओवरऑल मशीन लर्निंग की एज अ होल। ठीक है, तो इसका मतलब आउटपुट गिवन है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आगे। अब आउटपुट वैल्यू हमारे पास नॉन डेसिमल बेस्ड नहीं, डेसिमल सॉरी डेसिमल बेस्ड नहीं, नॉन डेसिमल बेस्ड है, तो हम किसके अंदर आगे, क्लासिफिकेशन के अंदर आगे। तो आउटपुट गिवन होगा सुपरवाइज में आगे, अगर नहीं होगा तो हम सुपरवाइज में चले जाएंगे। अब सुपरवाइज में क्योंकि इसका डाटा सेट मौजूद है तो ये सुपरवाइज का प्रॉब्लम है। सुपरवाइज में भी अगर हम आते हैं तो 2 कैटेगरीज है। अब आप चेक कर रहे हैं यहाँ कैटेगरिकल वैल्यूज या डिस्क्रीट वैल्यूज मौजूद है, डिस्क्रीट का मतलब है नॉन डेसिमल वैल्यूज, तो वही वैल्यूज मौजूद है, तो ये वैल्यूज होंगी तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। अगर डेसिमल बेस्ड वैल्यूज है तो प्रेडिक्शन या रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्लास सुपरवाइज लर्निंग है और ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। इस डाटा सेट पे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स अप्लाई होंगे क्योंकि आउटपुट भी गिवन है और नॉन डेसिमल है। अब आपने जब आउटपुट देख लिया, अब आउटपुट में कितने किस्म की वैल्यूज हैं, नो और यस है, या 0 और 1 हम कह देंगे। तो 2 किस्म की वैल्यूज होल्ड करें, 2 किस्म की वैल्यूज होल्ड करें, इसका मतलब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन तो है लेकिन बाइनरी। अगर ये 3 होता तो टर्नरी क्लासिफिकेशन होता, 4 होता 4 क्लास प्रॉब्लम। इस तरह की क्लासेस बढ़ती जाती हैं। इसी तरह जिस तरह क्लासेस बढ़ती जाएंगी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लासेस भी अगर आपकी चेंज होती है, क्लासेस से हम कहते हैं आउटपुट ऑफ एट्रीब्यूट की वैल्यूज को हम कहते हैं। ठीक है, बाइनरी कहने हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन। जी बोले। ये क्लासिफिकेशन और
और रिग्रेशन को थोड़ा सा सर जरा एक दफा फिर बताइएगा, जरा इसकी समझ नहीं आई। मतलब इसमें आपने डेसिमल बेस बताया, और मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन में हमारे पास आंसर जो है ना चीट पे, आपने ये देखता है कि किस सूरत में 10.1 है, नहीं ये डेसिमल वैल्यू है। 10.1 से डेसिमल आ रहा, 4.5, 1.1, ये सारी डेसिमल वैल्यू है। ये अगर होंगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, रिग्रेशन या प्रिडिक्शन प्रॉब्लम है। 0 1 या यस नो होगा, या 0 1 2 यस नो अननोन, इस किस्म की वैल्यूज होंगी तो हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर डेसिमल बेस्ड वैल्यूज होंगी जिनमें डेसिमल आ तो हम क्या कहेंगे, प्रिडिक्शन या रिग्रेशन प्रॉब्लम। बट डेसिमल सर बेसिकली तो हमारा देखे ना। इशारिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जिसमें ठीक। डेसिमल आ रहा मतलब हूँ, 10.5 डेसिमल है। ठीक है। ठीक है, ये हमने इसलिए किया क्योंकि डेसिमल वैल्यूज जो है ना और नॉन डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यू में इशारिया आ रहा है ना, ये अपने आप को रिपीट नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टी है। और जो नॉन डेसिमल वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर जाती है, इसलिए हम दो क्लास लगा हुए हैं। क्योंकि डेसिमल फिर एक डेसिमल नहीं होता ना, फिर डेसिमल के बाद मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती हैं, ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती है ना, खाली सिर्फ ये तो नहीं है कि एक डेसिमल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा डाटा सेट है। अब ये हमने इनपुट पे देना है। अब कंप्यूटर कैसे लर्निंग करे, कंप्यूटर जो लर्न करता है वो फंक्शन होता है। मैथ में फंक्शन पढ़े थे ना, इसमें इनपुट होती है और आउटपुट होती है, आपके इनके दरमियान क्या करता है ना, चीजें मैप करनी होती है। ठीक है, अच्छा अब जो है, अब आप मुझे बताइएगा क्या ये आपके लिए पॉसिबल है। अब ये मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ वो आपको समझाने की जरूरत ये है कि आप देखिए रिफंड है, मार्शल स्टेटस और टेस्ट टेबल, ये एज इनपुट जाएंगी, चीट एज आउटपुट जाएगी। कंप्यूटर इन दोनों के दरमियान क्या स्टैब्लिश करना है, लिंक स्टैब्लिश करना है, वो लिंक कहलाता है फंक्शन, हमसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिफंड यस हो, मार्शल स्टेटस सिंगल होता है, टैक्सेबल इनकम 125K होता है, 1000 होता है। ठीक है, ये इनपुट होगी तो आंसर नो आएगा। ठीक है, अगेन अब पांचवी एग्जांपल पे चले आते हैं। रिफंड नो हो जाता है, मार्शल स्टेटस डाइवोर्स हो जाता है, टैक्सेबल इनकम जो होती है वो 95K होता है। अगर ये इनपुट होगी तो आंसर यस आएगा। अब आप मुझे बता सकते हैं बैकएंड पे क्या वैल्यू चेंज हुई है जिसकी बेस पे आंसर आपका सारा चेंज होना शुरू हो पड़ा, या बता सकते हैं। डेफिनेटली हम नहीं बता सकते। अब आया ये क्या रिफंड की वजह से आंसर इन्वर्ट हो गया है, या मार्शल स्टेटस चेंज हुआ उस वजह से उस वजह से चीज चेंज हुई है। ठीक है, या टैक्सेबल इनकम कम हुआ इस वजह से चेंज हुआ, मुझे पता तो नहीं लग रहा ना, लेकिन आंसर चेंज हो गया। अब छठी एग्जांपल पे आ जाएं। देखिए रिफंड नो है, मार्शल स्टेटस मैरिड है, और टैक्सेबल इनकम 60 की आ रही है, आंसर नो हो गया। अब क्या चेंज आ गया तो आंसर नो हो गया। तो अब ये जो चीज है ना, अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम ने क्या करना है, ये इनपुट के 3 कॉलम अलहदा रख लेगा, चीट वाला जो आउटपुट का कॉलम अलहदा रखेगा, और आपस में वैल्यूज दे दे के चीजें चेक करेगा कि कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी बेस पे ये जो आंसर है हमारा चेंज हो रहा है, नो से यस में कन्वर्ट हो रहा है, यस से नो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज डिसाइड करेगी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम डिसाइड करेंगे। और रियल लाइफ में लर्निंग कैसे होती है हम रियल लाइफ में कैसे लर्न करते हैं।